तो पहली चीज है प्राणीजन्य दूध और दूध की बनावट, एनिमल मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। जो आहार पशु से आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को खराब कर रहा है। वात, पित्त और कफ वो बढ़ा रहा है। अगर हमें ऐसा भी लगे कि शायद हमारे विचार इस चीज से नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्रयोगात्मक रीति से 15 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए कुछ चीजों को छोड़ा जा सकता है प्रयोग के तौर के ऊपर। और फिर अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव न दिखे, त्रिदोष जिनको आयुर्वेद कहते हैं कि तीनों चीजों से स्वास्थ्य हमारा अनबैलेंस होने से बीमारियां आती है, तो एनडीएस में बताया गया है कि तीनों प्रकार के दोष सबसे ज्यादा दूध और दूध सी चीजें से बनते हैं। अगर किसी को पहलवानी करनी है, मोटा दिखना है, चर्बी बढ़ानी है, फैट बढ़ाना है, तो फिर ये दूध लेते हैं तो इस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। ज्यादातर दूध और घी और मक्खन मलाई खाने वाले लोग, हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी चर्बी बढ़ जाए, थोड़ा मोटापा दिखने लगे, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन वैसा दिखाने से भी क्या फायदा कि जिनके कारण साल भर में 4 बार फीवर आए, कफ हो जाए और बीमारियां बढ़ती रहें, वात रोग बढ़ते रहें। तो होशियारी तो इसी में ही है कि त्रिदोष हमारे अंदर दोनों वात पित्त कफ बैलेंस में रहें, तो फिर हमें कभी भी दूध या फिर दूध से बनी हुई कोई भी चीज की पूरी 100% परहेज कर लेनी है। कोई कहे कि 1 बार तो ले सकते हैं, कोई कहेगा छाछ तो पी सकते हैं, कोई कहेगा आयुर्वेद में दही तो खाने की छुट्टी है, दही में अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट करने के लिए काफी सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन अब हमारा दिमाग जैसे जैसे हम डाइट में जैसे डीप चले जाते हैं ना, तो एक साइंटिस्ट की तरह हम हो जाते हैं, किसी भी चीज को प्रयोगात्मक रीति से देख लेते हैं। तो मैंने ठीक होने के बाद इस चीजों का कभी प्रयोग नहीं किया है अपने जीवन में कि मैं थोड़ा तो कर लूं, थोड़ा सा छूट छाट ले लूं। कम से कम बटर मिल्क तो रात को खाने में होनी चाहिए। भोजनांते तक्रम पिबेत, आयुर्वेद में कहते हैं भोजन के अंत में हमेशा छाछ का पीना अनिवार्य है। तो छाछ पीने से सारा भोजन अच्छे तरीके से पच जाता है, पाचन हो जाता है। आयुर्वेद में काफी सारी ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे दिल दिमाग को ओपोजिशन करने में मदद में आ सके इस चीजों के लिए। और कहते हैं कि निशांते, रात के अंत में क्या पीना चाहिए? दुग्धम, निशांते दुग्धम। तो रात को अच्छी नींद आती है। कई लोग कहते हैं कि रात को जब दूध पी लेते हैं ना तो बाद में अच्छी नींद आती है। तो किसको सच्चा समझे, किसको सही ठहराएं? कोई कोई बातें ऐसी भी हैं जो आयुर्वेद नेचुरोपैथ के हिसाब से आपको सही लग रही होगी और उनके परिणाम भी कुछ आते होंगे। सुबह सुबह दिनांते दिवस की शुरुआत में उषा के समय क्या करना चाहिए? जलपान कहते हैं कि उठते ही पानी पीना चाहिए। तो हम पानी भी पीते आए हैं उठते ही, तुरंत ही, और उसमें भी अच्छे समझदार लोग जिनको माना जाता है वो गर्म पानी भी पीते हैं। लेकिन एक्चुअल में गर्म पानी पीना भी सेहत के लिए लंबे समय के बाद नुकसानदायी है। लेकिन हम तो क्या सोचेंगे, अभी पिया, अभी पेट साफ आया, फायदा मिला, तो हमने उनको सही मान लिया कि ये हमारे लिए सही है। देखो सुबह सुबह जब हल्का सा गुनगुना पानी 1 गिलास 2 गिलास पी लेते हैं तो पेट सफाई के लिए विशेष जोर नहीं लगाना पड़ता, पेट साफ हो जाता है, दिन अच्छा जाता है। सुबह का पेट साफ तो पूरे दिन माफ, अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेने के लिए और ऐसे अनुभव हम में आते हैं, इसीलिए हम सुबह सुबह पानी
पी लेते हैं गर्म पानी और कहते हैं फलाने डॉक्टर ने ऐसा बोला है, फलाने आयुर्वेदाचार्य ने भी कहा है कि गुनगुना पानी तो बहुत अच्छा है, नस नाड़ियाँ साफ कर देता है, बड़ी आंत की भी सफाई कर देता है। लेकिन इस चीजों को कोई महत्व ही नहीं दिया गया है न्यू डाइट सिस्टम के अंदर कि आप सुबह गर्म पानी ले लो। यहां न्यू डाइट सिस्टम में वाई थियरी के ऊपर काम कर रहे हैं। दो थियरी है, एक हाउ थियरी और दूसरी वाई थियरी। क्यों हो रहा है, सुबह सुबह पेट आपका क्यों साफ नहीं हो रहा है, जिनके कारण आप गर्म पानी पीते हो। वाई जब ढूंढेंगे, वाई मतलब क्यों, तो इनका कारण है रात का या दिन में आटा चिपक रहा है, तेल मसाले चिपक रहे हैं, तो वो रूट कोज हैं उनके, हम उनको तो हटा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हाउ थियरी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब किस तरीके से इनको निकाला जाए। आप ही बताओ, वाई थियरी अच्छी या हाउ है? वाई थियरी ही अच्छी है, लॉजिकली हमारे दिल में बैठ जाता है कि बने पूरा क्रिएट ही की क्यों हो जिनके कारण हमें हाउ थियरी इस्तेमाल करनी पड़े। बहनें समझदार होशियार होती है, घर में जब कचरा बहुत फैल जाता है ना, एक बार झाड़ू लगा देती है और बाद में जरूरत न पड़ने पर खिड़कियां दरवाजे बंद रखती है। क्यों? वो वाई थियरी के ऊपर काम कर रही है, हाउ थियरी नहीं कि जैसे कचरा हो जाए तो झाड़ू लेके फिर जल्दी जल्दी दिन में 3 बार सफाई कर लो। वो समझती है कि अगर कचरा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। अगर फालतू में सारे विंडो ओपन रखेंगे, दरवाजे ओपन रखेंगे, आन जान बिन जरूरी शुरू रहेगा तो दूसरी बार सफाई करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही रहेगा कि पूरा बंद कर दो। कई बार कई कमरे इस्तेमाल, एक सप्ताह में एक बार झाड़ू और पोछा लगाते हैं, नॉन यूज है तो बंद कर देते हैं। खुला रख के खुद की मेहनत बढ़ाते नहीं है। हर चीज में हम हमेशा वाई थियरी ही इस्तेमाल करते हैं। आपने दूध उसके ऊपर रखा स्टोव के ऊपर, तो फिर दूध उबला, बाहर निकलने लगा। ये साइन दिखाता है कि दूध के अंदर सबसे ज्यादा गैस बनता है। 1 सेकंड भी आप लेट हो गए ना तो दूध बाहर निकल जाता है सारा। और पानी अगर गर्म हो रहा है आपका नहाने के लिए, अभी तो गीजर आ गए हैं, लेकिन नहाने के लिए पानी भी लोग चूल्हे पे गर्म करते थे। पानी में ऐसी इमरजेंसी नहीं आती, आप थोड़ा आधा घंटा उबलता भी रहे ना, हमें पता भी नहीं कि उबल रहा है, क्योंकि पानी के अंदर कोई गैस नहीं है। लेकिन दूध के अंदर गैस है, आप 10 सेकंड भी लेट हो जाते हो तो 10 सेकंड में आधा दूध बाहर निकल जाएगा। वो बताता है कि इसमें वात प्रकृति कूट कूट के भरी हुई है। तब जाके बहनें दूध का जो उबाड़ आया है उनको शांत करने के लिए, वो पहले के जमाने में चूल्हे थे, कोई ऐसा बटन भी नहीं था कि ऐसे घुमाया तो बंद हो गई आग, है? बटन की फैसिलिटीज नहीं थी। और अचानक से उनको उठाना, कुछ पोछा ढूंढना, ये थोड़ा वक्त मांग लेता था। तब पानी डाल देते थे, छींटे पानी के ऊपर लगा देते थे, उबाड़ शांत हो जाए, उनको थोड़ा वक्त मिल जाए और बर्तन वहां से उठा ले। चलो आग बुझाने का वक्त नहीं है तो बर्तन वहां से उठा ले। हमने काम किया वाई थियरी के ऊपर कि क्यों उबाल आ रहा है, उनको ही उनकी जड़ को काटा जाए। तो फिर हमारे स्वास्थ्य के प्रति ही हम हाउ थियरी जीवन भर मरते दम तक इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भी अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते कि भाई बीपी की गोली कब तक खानी है तेरे को, शुगर की गोली कब तक खानी है, सिर दर्द हुआ तो पैरासीटामोल कब तक लेनी है। लेकिन वो गोली खाने से या पाउडर चूर्ण खाने से, थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज या वॉकिंग कर लेने से, शुगर बीपी कपालभाति करने से थोड़े समय के लिए बैलेंस हो जाता है, तो हम जीवन भर करते रहते हैं ये चीजें। दवाइयां खाते रहो, कोई मशीन थेरापियां लेते रहो, ये चीजें 150 से अधिक थेरापियां हैं जो रोगों को दबाने का काम कर रही है।
और हम बड़े मौज से शौक से कहते हैं। किसी को बीपी आ गया ना तो बोले चिंता ना कर, मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर हैं, पिछली 10 साल से मैं उनकी दवाइयाँ खा रहा हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो दवाई आपको लागू पड़ जाएगी। और हम दूसरों को भी ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मिला देते हैं कि भाई तू उनकी दवाई कर, वो दवा लागू हो जाती है। अब दवा लागू करनी थी या बीमारी हटानी थी? दबा, यूपी में दबा बोलते हैं, दबा, रोगों को दबा। कोई भी दवाइयाँ जड़ से निकाल नहीं पाती बीमारियों को, ओनली एंड ओनली वो दबा देती है रोगों को। शुगर हमारा 80 से 120 में आ जाएगा और बीपी भी उस हिसाब से, उनके जो भी पैरामीटर गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, पहले 250 थे शुगर के, 250 तक हो तो आप बीमार नहीं हो। शुगर के कुछ ऐसे पैरामीटर थे, इसलिए 200 सवा 200 में कोई चिंता भी नहीं होती थी मेरे को शुगर आ गया। फिर गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियां इतनी आगे बढ़ गई, हजारों लाखों दवाइयां इतनी बनी कि वो दवाइयां लोग इस्तेमाल करने लगे, लेकिन उसमें दायरे में मरीज ज्यादा पैदा करने थे, तो फिर शुगर का रेशियो सोचा कि थोड़ा कम कर दिया जाए, जिनके कारण उनके बाहर आने वाले लोग रोगी हो जाएं। और फिर संख्या बढ़ गई रोगियों की अपने आप ही। मैंने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जिनका बीपी रेगुलर 140, 50, 160 भी रहता है जीवन भर। एक हमारे वहाँ के बॉम्बे के एक भाई हैं, उनका पूरे जीवन भर 220 बीपी रहा, 220, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, 90 साल तक जिए, 90 साल तक। तो उनका शरीर ही ऐसे शूट कर गया था उनका, इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी गोली नहीं खाई। तो इस प्रकार से हमारा शरीर का जो बंधारण है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से जरूरत है, उस प्रकार से प्रेशर ऊपर नीचे होता है हमारा। आपके पीछे कुत्ते दौड़ा दिए जाएं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है? शरीर को उसी सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है और कभी कभी कम करना होता है, तो शरीर अपने आप ज्यादा प्लस माइनस कर लेता है। हमारे सेंटर पे सूरत में एक बहन जो संभाल रही है, 25 साल की कुमारी है, उन्होंने कहा कि सर मैंने कल पेशेंटों के साथ साथ मेरा खुद का शुगर भी नापा। मैंने तो कभी नापा नहीं है, स्वस्थ चल रही है, 25 साल की है, एकदम हेल्दी है, सबको ठीक कर रही है। उन दौरान बीमार लोगों के साथ साथ मैंने चलो मेरा भी शुगर क्या है, जरूरत तो नहीं है, वो पिन लगाते हैं, खून निकालते हैं, बोला एक बार मैं अपना खून चेक करूं। तो उनका शुगर आया 200, वो लड़की का। तो वो लोग बीमार लोग हंसने लगे कि तेरा ही शुगर बढ़ा हुआ है, 200 तक चला गया है। तो मैंने पूछा कि आपने क्या क्या खाया था? बोला गन्ने के जूस के 3 गिलास पी लिए थे मैंने, बाहर गई थी तो, और 2 बनाना खाए थे। जब आप कोई भी नेचुरल चीजें, मीठी चीजें खाते हो ना, उन दौरान 1 घंटे तक या आधे घंटे तक आपके खून में अगर नापा जाए तो शुगर बढ़ेगा, ज्यादा आएगा। चला गया। सुक्रोज है, वो भी शुगर नहीं कहेंगे उनको, सुक्रोज, फ्रुक्टोज कहेंगे। फ्रुक्टोज, फ्रूट में जो समाया होती मिठास होती है, तो वो मिठास तो खून में दिखाएगी। मैंने कहा आधा घंटा पौने घंटे के बाद नापो, तब तक अपना लीवर, पेनक्रियाज, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा अधिक शुगर को लीवर में स्टोर कर लेगी, एक्स्ट्रा शुगर को। बाद में जरूरत पड़ने पर, कभी कभी हम भूखे रहते हैं ना, जो लोग यहाँ जो शुगर के पेशेंट नहीं है, उनको 12 बजे तक भूखा रखा जाए ना, अगर उनका शुगर नापा जाए तो शुगर लो आएगा, ऐसा होता है। और हम भी थोड़ा थके थके और चक्कर जैसा महसूस होता है, जैसे हमारा शुगर लो होते हैं ना, उसमें जो लक्षण आते हैं। और तो फास्टिंग से शुगर कैसे जाता है? नीचे जाता है। उन दौरान हम कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो लेमन वाटर, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल, आधा केला खा लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो जब जरूरत पड़ने पर हमारे लीवर के पास अगर पूर्ति मात्रा में स्टोर किया गया शुगर है तो वो खून में भेज देगा,
जब कमी आती है ना तब भेज देगा, ज्यादा बढ़ गया तो उनके पास से लेकर सेव कर लेता है। ये शरीर ऑटोमेटिकली यंत्र है जो शुगर कम करना, बढ़ाना, ये सब कुछ करता रहता है। ये ह्यूमन मशीन वंडरफुल मशीन है, लेकिन हम उनको अपने तरीके से काम करने नहीं देते हैं। जो ठीक ठीक अच्छे भले चल रहे हैं और उनका भूखा रहने के बाद थोड़ा शुगर ऊपर नीचे फील होता है, तो अपने तरीके से वो आर्टिफिशियल शुगर न खा के, खजूर की पेशी खा के भी थोड़ा ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो उल्टा हम दवाइयां खाकर, रोगों को दबा दबा कर छोटे से रोग को बड़े स्वरूप में रूपांतरित कर देते हैं। जिनको सर्दी खांसी होती है ना, वो ज्यादातर जल्दी से जल्दी क्रोसिन, विक्स एक्शन 500, डोला, या फिर कितनी सारी मेडिसिन के नाम है, पैरासीटामोल के अनेक अनेक प्रकार हैं, वो गोलियां ले लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह सत्संग भी कराना है, सेवा भी करनी है, और गला भी खराब है, नाक से सर्दी बह रही है, तो चलो ना, क्यों ना दवाई लेकर ठीक किया जाए। हम 1 या 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिनको प्राकृतिक जीवन शैली में, उनको तीव्र रोग कहा जाता है। रोगों के 3 प्रकार है, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और घातक रोग। तो इसमें से तीव्र रोग हमारे मित्र है, शत्रु नहीं है। जब भी सर्दी हो गई, बुखार आ गया, कुछ न कुछ ऐसी चीजें हमें होती है, दस्त लग गए, चलो फोड़े फुंसी निकल आए, ये तीव्र रोग है। और तीव्र रोगों को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तीव्र रोगों को बारी बारी दबाने से फिर वो बड़े रोगों में, जीर्ण रोगों में रूपांतरित होते हैं। हमें वही खांसी, बलगम, उनको दबाते दबाते बाद में हमें पता चलता है कि हम अस्थमेटिक पेशेंट बन गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि नाउ यू आर अस्थमेटिक। अरे अचानक से अस्थमा कैसे हो गया? अचानक कुछ भी नहीं हुआ, आपने दबा दबा के ये अस्थमा में कन्वर्ट किया है रोग को, तीव्र रोगों को। अचानक से शुगर आ गया, अचानक से शुगर नहीं आया, आपने ऐसे जो भी तीव्र रोग छोटे छोटे जो होने ही चाहिए हमें साल भर में 1-2 बार, अगर गलत खा रहे हैं तो, गलत नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं होंगे। मैं हर 5 दिन 15 दिन में अलग अलग स्टेट में होता हूँ। अलग अलग स्टेट का माहौल, इनका जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है। हम अक्सर कहते रहते हैं कि हम अलग एटमॉस्फेयर में जाएंगे ना, तब हमें क्या होगा, सर्दी, बुखार, फीवर, ये सब कुछ आता है। मधुबन जाते हैं ना, तो 2 दिन के लिए, या वहां जाने के बाद फिर यहाँ आता है। हम वहां जाते हैं तो कहीं कहीं लोगों को वहां भी हो जाता है, छोटी छोटी तकलीफ है। तो हम दोष किसको देते हैं? जगह को। हम दोष मौसम को देते हैं। मैं पिछले काफी सालों से अनुभव कर रहा हूं कि ज्यादातर में मौसम भी बदल जाए, जगह भी बदल जाए, फिर भी कोई तकलीफ होती नहीं है। 1 साल में 1 आध बार कुछ हो गया अलग बात है, लेकिन ज्यादातर 99% मेरे को कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं आती कि आज नाक बहना शुरू हो गया, आज थोड़ा फीवर आ गया, ऐसी समस्याएं नहीं होती। मतलब मौसम को दोष देना भी ये हमारी मूर्खता है। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, दूसरे नहीं, हम खुद ही जिम्मेवार है। सुबह मैंने जो छोटी सी एक स्टोरी सुनाई थी, वो महात्मा की, कि समस्या का कारण भी आप हो, समाधान का कारण भी आप हो, दूसरा कोई नहीं है। तो ये है स्वास्थ्य के महामंत्र। जब आपके शरीर में तेल नहीं जाएगा, जब आपके शरीर में शक्कर नहीं जाएगा, आपके शरीर में नमक नहीं जाएगा, आपके शरीर में अनाज किसी भी प्रकार का नहीं जाएगा, तो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के बाद सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब होना, दस्त लगना, ये तीव्र रोग है, वो आना बंद हो जाएंगे। तीव्र रोग भी आना बंद हो जाएंगे। अगर आप एक बार पका हुआ खा रहे हो, तो आपको तीव्र रोग साल भर में 1-2 बार 3 बार आ सकते हैं, और आएंगे तब आने देना है, रोकना नहीं है। क्योंकि ये कुदरत का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन है। कुदरत आपको ठीक कर रही है, माँ प्रकृति आपको साफ कर रही है, और वो सफाई में आड़े हाथ देना नहीं है। दस्त लग जाते हैं तो दस्त बंद करने की दवाइयाँ
नहीं खानी है, उल्टा पेट सफाई और हो जाए, ऐसे ग्रीन जूस 2-4 ग्लास और पी लो, एनिमा और 1-2 लगा लो उन दौरान। सफाई जब बहनें घर की भी करते हैं तो दूसरी माताएं उनको बाल्टी भर के देती है कि बहनों और साफ करो इनको, है तो मदद करनी चाहिए जब सफाई हो तब। चलो बहुत बर्दाश्त न हो और आपने एलोपैथी का सहारा लिया, बर्दाश्त न हो लंबे समय के बाद भी वो थोड़ा ज्यादा खा लिया, ज्यादा डिपॉजिट है टॉक्सिक, तो ज्यादा दिन लगाएंगे तीव्र रोग। उन दौरान बर्दाश्त न हो तो कुछ एलोपैथी का थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसा हमें हठ योगी भी नहीं बनना है कि नहीं नहीं हम तो दवा मुक्त दुनिया में जाने वाले हैं। जी बिल्कुल जी, अनार है, बेलफल है। बेलफल भी एक ऐसा फल है जिनका जूस निकालो और पी लो, दस्त भी रुक जाते हैं। नेचुरल चीजों में ये ताकत है। तो इस प्रकार से फीवर आ गया तो गर्म पानी करके बड़ा सा बर्तन लेके थोड़ा पैर अंदर रख दो, कोई ठंडी पट्टी थोड़ी निचोड़ के पेट में लगा दो, सर में लगा दो, गले में लगा दो, रेस्टिंग करो, फास्टिंग करो, ये सारे इलाज हैं। तुलसी या मीठी नीम है, ऐसी 2-4 चीजों का थोड़ा काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। ज्यादा काढ़े पीने की आदत नहीं लगानी है, क्योंकि गर्म चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगी तो क्या होगा, आंतों की पैरासिस्टिक मूवमेंट्स मेडिकल साइंस में कहते हैं, मल को धकेलने के लिए जो शक्ति होती है आंतों में वो कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। ऐसे बार बार गर्म चीजों का सेवन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि औषधियों में कोई स्वास्थ्य नहीं है, औषधियों में स्वास्थ्य छिपा हुआ नहीं है, ये याद रखना है। जो स्वास्थ्य कहाँ छुपा हुआ है, स्वास्थ्य हो, शक्ति हो, आनंद हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, वो सब हमारे अंदर छिपा हुआ है। आत्मा के ही ये मौलिक गुण हैं। वो बाहर जैसे बहनें 7 डे कोर्स कराती है, आज 5:30, 5:15, 5:30 से लेके 6 बजे तक ये बेसिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी दीदियाँ सुनाएगी आपको। आपको पता चलेगा अरे आत्मा के अंदर ही पवित्रता है, आत्मा के अंदर ही शक्ति समाई हुई है, आत्मा के अंदर ही सुख समाया हुआ है, वो सारे मौलिक गुणों के बारे में बताएंगी। तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, रामचरितमानस में जो 5 गुण गाए हुए हैं वो पांचों चीजें हमारे अंदर हैं, हमें वो जगानी पड़ेगी। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो ऐसा गायन है कि स्वास्थ्य भोजन में छिपा हुआ नहीं है, स्वास्थ्य नाम में छिपा हुआ है। किसमें? नाम में। कौन से नाम में? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा। परमात्मा का नाम स्मरण करने से भी स्वास्थ्य प्रकट होता है। मैंने तो कैसे ऐसे मरीज कितने सारे देखे हैं जो बिल्कुल मरने वाले थे, भोजन के ऊपर संयम रख लिया और एक एक सांस के ऊपर भगवान को याद करने लगे और उसके स्वास्थ्य में इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग भी दंग रह गए। तो नाम में स्वास्थ्य है। आप शायद यहाँ कोई बीके में नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी आए हुए हैं, तो हमारा कोई धर्म का रूपांतरण करने का आशय नहीं है। आप अपने इष्ट को याद करो बड़े प्यार से, गुरु नानक देव को याद कर लो, आपकी श्रद्धा है वहां। तो नाम में ही स्वास्थ्य छिपा हुआ है, नाम में ही शक्ति छुपी हुई है। शक्ति कोई बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, नाम में ही आनंद छिपा हुआ है, नाम जप में। तो ये साधना के एक मुख्यत्वे अंग है जो हमें अपनाने हैं। नाम में ही ज्ञान छुपा हुआ है। देखो हमारा मूल मंत्र स्वास्थ्य का मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि व्यक्ति एक स्वास्थ्य की परम सीमा तक कब पहुंचता है पता है? एक अच्छा आराम कर लेता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में क्यों भर्ती करते हैं? भाई घर पे नहीं, यहाँ रहो, लेटा देते हैं। कोई खड़ा भी हो तो डॉक्टर आके डांटता है, आपको खड़ा बोलो, खड़ा होने को किसने कहा था, आपको लेटना है। कोई ज्यादा बातें भी करवाए ना तो भी कहते हैं भाई मरीज मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो निकलो। क्योंकि एनर्जी लॉस्ट करना बंद करवा देते हैं, रेस्टिंग करवाना शुरू कर देते हैं और फल खिलाना शुरू कर देते हैं। रेस्टिंग एंड फास्टिंग कुछ ना कुछ एनडीएस का ये उपचार दे रहे हैं। 7 दिन के लिए आपको भर्ती कर दिया जाए
उनको पता है घर पे जाके कुछ ना कुछ काम करेंगे, दूसरे लोग भी आकर परेशान करेंगे, उनसे बातें करेंगे, एनर्जी लॉस होती जाएगी, रिपेयर मेंटेनेंस का काम होगा नहीं। तो रेस्टिंग एंड फास्टिंग वो एक सुप्रीम मेडिसिन की तरह आपके जीवन में काम करती है। तो अच्छे तरीके से जब बीमारी के समय में अच्छी नींद अगर आपको आ रही है तो बड़े शौक से, बड़े मजे से नींद। अगर कुछ दिनों के लिए जब हमारे वहाँ का काफ़ी सारे लोग आते हैं ना, तो बड़ी बड़ी दीदियाँ 2-4 बार आई तो सोफे से ऐसे बैठी रहती हैं और वहाँ से शासन करती हैं कि सभी बहनों से काम कराएगी, क्योंकि उनके घुटने खराब हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती, उठना है तो भी एक बहन इधर से उठाएगी, एक बहन इधर से उठाएगी। तो फिर कहते हैं नहीं, सेवाओं में हम निवृत्त नहीं हो सकते, हमें तो काम करना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। मैंने कहा 1 महीना 2 महीना अंडरग्राउंड हो जाओ आप, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है कि यहाँ से उठाने वाले भी नहीं चाहिए, यहाँ से उठाने वाले भी नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए हम अपने आप को मौका दे देते हैं, 5-15 दिन, 1 महीना सेवाओं से थोड़ा गैप ले लेते हैं। लेकिन स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो जीवन भर सेवा करते रहेंगे, और स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो सेवा करते करते जितनी 10 साल में सेवाएं नहीं की है ना, वो अंत के 1-2 साल में ले लेंगे सारे यज्ञ की सेवाएं हम। तो बेहतर यही रहेगा कि अभी सेवा ना करें। बाबा भी कहता है कि स्व की सेवा पहले, विश्व की सेवा बाद में। तो खुद की सेवा, शरीर को ठीक रखना, मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ी सेवा है। कोई कहेगा ना कि मुझे सबसे अच्छा काम करना है, मुझे सब लोगों की सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छी सेवा करनी है, तो मैं कैसे करूँ? तो उनको ये जोक है छोटा सा। तो किसी ने कहा कि जिसके पास से भी तेने पैसे उधारी पे लिए हैं ना, उनको वापस दे दे, ये सबसे बड़ी सेवा है। मतलब दूसरों की सेवा न लेना, ये भी तो सेवा है, खुद की सेवा। तो सेवाओं से भी 5-15 दिन के लिए हम रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि लंबा विजन है हमारा कि हमें 100% अच्छे तरीके से चलना है, हमें सहारे की जरूरत ना हो, हम दूसरों के सहारे सदा के लिए बने रहें। तो इस हिसाब से हम अपने स्वास्थ्य की मुहिम में आगे बढ़ते रहेंगे और प्रयोगात्मक रीति से जाते जाएंगे, क्योंकि 2-2.5 दिन में हर एक बात को कन्विंस करना संभव भी शायद ना हो पाए कि दूध क्यों नहीं लेना है। दूध के विषय में हम सुबह से लेकर अगर रात तक भी चर्चाएं करते रहे ना, इतने सारे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, छोटी छोटी बातें जो आपका पूरा समाधान हो जाए। कई बार हमारे गुजरात में 11-12 दिन के ये स्वास्थ्य के सेमिनार चलते हैं, जिसमें आपको खाना भी नहीं देते, दोनों टाइम खाना नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ कुछ गन्ने का जूस पिला दिया या फिर ग्रेप्स खिला दी, जिनको हम मोनो डाइट शिविर कहते हैं। 11 दिन ये कड़ी भट्टी है एक्चुअल में, कि जब आपको एक ही फल के ऊपर, एक ही जूस के ऊपर 10 दिन काटने हैं, और इसमें बस ज्ञान मनोमंथन सुबह से शाम तक हर बात को तय तक समझा जाता है। और इस 10 दिन के 11 दिन की यात्रा में लगभग सबकी बीमारियां 90% 80% कट जाती है इस शिविरों में। क्योंकि जब हम अपने बॉडी को शट ऑफ करते हैं ना, तब से ही रिपेयर मेंटेनेंस शुरू हो जाता है। हमारी जो जीवनी शक्ति है, उनका 3 काम है। एक है खुराक को पाचन करना, एक खुराक को सौंपना, अंदर शरीर में धकेलना, और तीसरा काम है शरीर को मल को बाहर निकालना। ये जीवनी शक्ति 3 काम करती है। अब डालेंगे नहीं तो पचाने का काम हट गया। दूसरी चीज फिर सोचने का काम, शरीर के एक ऑर्गन जो सोचते हैं भोजन के विटामिन मिनरल्स को, वो भी काम खत्म हो गया। अब जीवनी शक्ति के पास कौन सा काम बचा? मल निष्कर्षण का। कहते हैं कि मल निष्कर्षण करने से, सफाई करने से, एमडीएस में कहा जाता है कि बीमारियां जाती है। तो पहले तो मलों का उभाड़ निकल जाएगा, उसमें भी एनीमा की मदद मिलती है तो जल्दी से साफ हो जाता है, और बाद में हेल्दी सेल्स बीमारी वाले सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से रोगी रोग से बाहर
आ जाता है। ऐसी तपस्या भी अंडर सुपरविजन भी कर सकते हैं, या फिर हमारे खुद के ऊपर हमारा मनोबल अच्छा है, हमें कोई ऐसे डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं है, तो 5 दिन 7 दिन का प्रयोग भी घर पे कर सकते हैं। ज्यादा लंबे लंबे नहीं करने हैं ऐसे प्रयोग, क्योंकि शरीर भोजन मांगता है, सही भोजन भी मांगता है। तो कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 5-7 दिन के प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन जूस के ऊपर ही 24 घंटे रहे। मैंने देखे हैं पैर हाथी जैसे सूजन आ गई थी, ऐसे ऐसे लोगों के 15 दिन में सूजन सारी खत्म हो गई, क्योंकि सप्लाई बंद, डालना बंद, निकालना शुरू। तो जल्दी से जल्दी शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है। पेट भी जैसे ऐसे हो जाता है, बड़े बड़े जो 100 के ऊपर जो वजन वाले लोग आते हैं ना, उनके शर्ट एकदम से लूज हो जाते हैं और आराम से बढ़िया सा छाती और पेट एक होना शुरू हो जाता है। हमारा नाम तो लिख लो सबके ऊपर। इसीलिए हमने एक चंडीगढ़ में 365 दिन का डिटॉक्स सेंटर का वो खोल दिया, क्योंकि इस बड़े बड़े संगठनों में आप जैसे तैयारी बताने वाले लोग गिने चुने मिलेंगे, 5-10 लोग, ज्यादा नहीं मिलते। क्योंकि आ बैल मुझे मार कोई नहीं कहेगा, अपने ही पैर के ऊपर कुहाड़ी मारना समझते हैं लोग। न खाना न पीना ऐसी भट्टी हमें नहीं करनी, हमें तो भट्टी करनी है जिसमें समोसे मिले, आइसक्रीम मिले, हैं, इस टाइप की भट्टी में हम आदी हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ ये भट्टी नहीं, ये तो वेकेशन पीरियड है हमारा, जिसमें हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं। सेक्टर 83 मोहाली, हाँ, चंडीगढ़ मोहाली सेक्टर 83A 1034 जो मकान नंबर है 1034 है। हर रविवार को एक दिन का कैंप भी लगता है और वहाँ लगभग 15 से अधिक बेड हैं। तो देश से, पूरे देश, हर एक स्टेट से लोग आते जाते रहते हैं। 5 दिन के लिए आया, कोई 15 दिन के लिए आया, कोई महीने भर के लिए आया। तो मैं ज्यादातर 15-20 दिन उधर रहता हूँ, लेकिन इन दौरान फीवर का आ जाना, फोड़े फुंसी निकलना, दस्त लगना, सिर दर्द होना, ये जो उभाड़ आते हैं ना, उभाड़ के लक्षण आते हैं ना, उन दौरान हम खुद भी घबरा जाते हैं और घर वाले भी घबरा जाते हैं। और उन दौरान हम मानसिक रीति से विचलित हो जाते हैं। बुखार भी अगर आ गया और 2-3 दिन रहा तो हम तो कहेंगे यार यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ। ऐसे डाउट्स ज्ञान होते हुए भी आएंगे। ये सारा सीख लिया, वीडियो बार बार लोग देखते रहते हैं कि अच्छा इसमें फीवर भी आता है, और फिर खुद को आए ना तब फोन बार बार करते रहते हैं, भाई जी अब क्या करें, ये नाक से 2 दिन से सर्दी बह रही है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करने की सोचना है। लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन। एनडीएस में कुछ नहीं करना होता है, जो भी होता है होने दो, गलत कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि फिर रोटी सब्जी खाना शुरू कर दे। होने दो, थोड़ा आराम करो। कुछ मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, ऐसे कुछ उपाय कर सकते हो, अपने आप ही बीमारियां चली जाएगी। वो भी उभाड़ बर्दाश्त न कर पाओ तो कुछ एलोपैथी का, कुछ आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो, कोई मना नहीं है, कुछ गलत कदम नहीं है। क्योंकि आत्मा और शरीर की कैपेसिटी भी खत्म हो गई है, अब कोई तपस्या करने लायक भी नहीं बचा है शरीर और आत्मा दोनों। तो उन दौरान अगर आपकी कैपेसिटी समाप्त हो गई है तो एलोपैथी आयुर्वेदिक से लेके थोड़ा मदद करके थोड़ा स्टेबल हो जाओ। आप स्टेबल होके फिर दूसरी बार यात्रा शुरू कर दो। लेकिन उपाय तो एक ही है, यही करना पड़ेगा, तब जाके आपका शरीर, उनका मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी सारी हाई होगी। हीमोग्लोबिन, अभी ग्रीन जूस आप जो पी रहे हो ना, वो ग्रीन जूस अगर लगातार 21 दिन या महीने भर पियोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन हो जाएगा हाई एकदम। हीमोग्लोबिन हाई तो मतलब इम्यूनिटी हाई,